हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जुबैर आलम और आप देख रहे हैं जेड करियर गाइड, जिसमें हम बात करते हैं सिर्फ कैरियर और अर्निंग से रिलेटेड। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है और इनमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है और इसमें कैरियर के क्या स्कोप हैं। फ्रेंड्स, एक्सपोर्ट ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपनी तरक्की के साथ साथ अपने कंट्री के भी तरक्की में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है और जिस कंट्री का फॉरेन करेंसी जितना ज्यादा हो वो कंट्री उतना ही फाइनेंशियली स्ट्रांग माना जाता है। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि इंडिया अभी पूरे वर्ल्ड का 2% ही पार्टिसिपेट कर पा रहा है, जबकि यहाँ पे बहुत स्कोप है, जैसे एग्रो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, मेडिसिन, मेडिकल इक्विपमेंट, टी, गारमेंट, हैंडीक्राफ्ट, मेरिन प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है वह अराउंड 7,500 किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरिन प्रोडक्ट में कितना स्कोप है। जब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो गवर्नमेंट का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और बहुत सारे स्कीम सिस्टम्स आपके साथ में होते हैं जो कि डोमेस्टिक मार्केट में नहीं होता है। जब आप प्रॉपर ढंग से एक्सपोर्ट करते हैं, एक प्रॉपर चैनल से एक्सपोर्ट करते हैं या फिर इंपोर्ट करते हैं, तो इसमें आपका पैसा कभी भी नहीं डूबता, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने ली हुई होती है। फ्रेंड्स, जैसे कोस्टल एरिया में पोर्ट बने होते हैं, वैसे ही लैंड ब्लॉक एरिया में इनलैंड कंटेनर डिपो होते हैं, यानी आईसीडी, जहां से आप एक्सपोर्ट बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। आपको कोस्टल एरिया या फिर पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो गवर्नमेंट ने पूरे कंट्री में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि आपको कहीं भी दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप जहां पे हैं वहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं अपने नजदीकी आईसीडी से। आए फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं इनमें किन किन तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो इसमें मेनली 2 तरह के डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। पहला तो वो जो परमानेंट होता है और दूसरा आपके कंसाइनमेंट के टाइम पे बनाना होता है या फिर बना करके आपके बायर को भेजना होता है। तो पहले हम परमानेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले आप अपने प्रोडक्ट का एचएस कोड यानी कि हार्मोनाइज सिस्टम कोड फाइंड आउट करें डीजीएफटी की वेबसाइट से, ताकि आपको एक्सपोर्ट के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी के तहत सारे एक्सपोर्ट होते हैं। उसके बाद आप फ्रेंड्स एक आईएसी कोड लें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, जो आपको डीजीएफटी की वेबसाइट से एक नॉमिनल फी के तहत थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद विद इन 10 डेज आपको ये मिल जाता है। आप किसी प्रोफेशनल की मदद ले सकते हैं या फिर सीए की मदद ले सकते हैं। बहुत इजी वे में आपको मिल जाएगा ये। उसके बाद आप अपने फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाएं। ये रजिस्ट्रेशन आप सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, रजिस्टर्ड सोसाइटी, इन सब में करवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप स्टार्टिंग में हैं और आप टेस्ट करना चाहते हैं और ज्यादा नॉलेज नहीं है आपको इसमें, तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप पहले सोल प्रोप्राइटरशिप से ही करें, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही आसान है और इजी वे में आप ओपन कर सकते हैं इसको। फर्दर कभी आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट नहीं करना है, तो इसका वाइंड अप करना भी काफी आसान होता है। वरना अगर आपने सोचा हुआ है कि आपको इसी में करना ही है और आपने कुछ अच्छा सोचा हुआ है, तो ये एडवाइजेबल होता है कि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करें। उसके बाद आरसीएमसी यानी रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट, ये आपको एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से मिल जाएगा। इसके लिए भी एक थोड़े से नॉमिनल फीस है, बट ये इजी वे में मिलता है। इंडिया में 36 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है अराउंड। आप किस गुड्स में, आप किस प्रोडक्ट में डील करना चाहते हैं, उससे रेलिवेंट डिपार्टमेंट से आपको ये मिलेगा। तो आप अपने डिपार्टमेंट का ख्याल रखें और वहां अप्लाई करें। पैन कार्ड, फ्रेंड्स, आपके फर्म के नाम का पैन कार्ड बनवाना पड़ेगा, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में कर रहे हैं बिजनेस, तो आपको अलग से कोई पैन कार्ड लेने की जरूरत नहीं है। आपका जो पर्सनल पैन कार्ड है वही वैलिड होता है। उसके बाद आप एक करंट अकाउंट खुलवाएं, लेकिन ख्याल रखें फ्रेंड कि करंट अकाउंट उसी ब्रांच में खुलवाएं जो ऑथराइज डीलर हो। यानी कि आपको एक एडी कोड लगेगा जब आप फर्स्ट टाइम कहीं भी एक्सपोर्ट करते हैं जिस पोर्ट से, तो उस पोर्ट पे आपको फर्स्ट टाइम एक बार रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जहां की आपको एडी कोड की जरूरत पड़ती है। ये बैंक प्राइवेट
या फिर गवर्नमेंट, कोई भी हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, बट ये ऑथराइज डीलर होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ बैंक के ब्रांचेस को फॉरेक्स में डील करने की परमिशन दे रखी है, तो पहले आप फाइंड आउट करें उस बैंक ब्रांच को, वहां पे अपना करंट अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि आप करंट अकाउंट के बगैर बिजनेस नहीं कर सकते, तो ये थोड़ी कंडीशन होती है। तो आप ये करंट अकाउंट पहले खुलवा लें। जीएसटी, जी हाँ फ्रेंड्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये मैंडेटरी है, आपको लेना होता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि जब भी आप एक्सपोर्ट करते हैं तो टैक्स को एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है यहाँ पे। तो आप जब अपने बायर को कोटेशन भेजते हैं तो प्लीज उसमें से टैक्स को डिडक्ट करें, ताकि जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बना रहे। तो ये आपके लिए एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद एमएसएमई यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, ये आपको उद्योग आधार के तहत मिल जाता है और विद इन 1 डे मिलता है। ये काफी इजी प्रोसेस है और इसे ले लेना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एमएसएमई के तहत ही बहुत सारे स्कीम चलाती रहती है, तो इसका फायदा आपको मिलेगा अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं, तो ये आपके लिए एडिशनल हो जाता है। शॉप एक्ट लाइसेंस, फ्रेंड्स अगर आप कॉर्पोरेशन एरिया में रह रहे हैं तो आपको एक शॉप एक्ट लाइसेंस लेना होता है। अगर आप रूरल एरिया में रह रहे हैं तो आपके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होता है, ताकि आपको एक्सपोर्ट करने के टाइम पे किसी भी तरह का लीगल कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद एक आप अपना वेबसाइट बना लें जो वर्केबल हो और लुक वाइज में अच्छा हो। ये जरूरी नहीं है कि काफी कॉस्टली हो, बट हाँ एक दिखने में और काम करने में अच्छा हो, और आप इसे सोशल मीडिया से कनेक्ट कर दें ताकि आपका जो प्रेजेंस हर जगह बना रहे। फ्रेंड्स इसके अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके लिए एडिशनल हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो लें, अगर नहीं लेना चाहते हैं तो ये मैंडेटरी नहीं है। जैसे आईएसओ और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप, अगर आप ले लेते हैं तो आपके लिए बहुत सारी जो एडिशनल बेनिफिट है वो मिल जाती है। अगर नहीं लेते हैं तो मैंडेटरी नहीं है, इसके बगैर भी एक्सपोर्ट होता है। आए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं उन दूसरे तरह के डॉक्यूमेंट्स की जो हमें बार बार बनाना होता है हमारे एक्सपोर्ट के टाइम पे। सबसे पहले तो हमारा जो बायर के साथ निगोशिएशन होने के बाद हम उसे एक कोटेशन भेजते हैं, उसके बाद एक हम परफॉर्मा इनवॉइस बनाते हैं जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के लिहाज से, पैकिंग, क्वांटिटी, क्वालिटी स्टैंडर्ड, मोड ऑफ शिपमेंट एंड मेथड ऑफ पेमेंट। तो इसे आप अच्छे से बनाएं ताकि इसके बेसिस पे ही फर्दर आपको सारे काम करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप बनाते हैं कमर्शियल इनवॉइस, जिसमें सारी प्राइसिंग वगैरह लिखते हैं आप, और भी देकर इंफॉर्मेशन देते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, तो इसे आप केयरफुली बनाएं। उसके बाद एक पैकिंग लिस्ट, पैकिंग लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लें, क्योंकि हर स्टेज पे जितनी भी वेरिफिकेशन होनी है आपके गुड्स की वो सारे पैकिंग लिस्ट के बेसिस पे ही होनी है। तो प्लीज पैकिंग लिस्ट का बड़ा ख्याल रखें, केयरफुली बनाएं, और ऐसा ना हो कि पैकिंग लिस्ट में कुछ और है और पैकिंग में कुछ और है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन होने के बाद प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो पैकिंग लिस्ट में वो कंटेंट सारे डालें जो आपने वाकई पैक किया हुआ है। शिपिंग बिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है। आपका सीएचए आपके कमर्शियल इनवॉइस से इंफॉर्मेशन लेकर के वहां पे फिल करता है, उसके बाद आपसे अप्रूवल लेता है। आपके अप्रूवल होने के बाद वो एक रिलेवेंट कस्टम डिपार्टमेंट में इसको सबमिट करवाता है। लेट एक्सपोर्ट होने के बाद इसकी 3 कॉपी जनरेट होती है। पहली कॉपी एक्सपोर्टर की कॉपी, दूसरी कॉपी कस्टम की, और तीसरी कॉपी ईपी जो 1 मंथ के बाद में आती है। आप इसे प्लीज 1 मंथ के बाद अपने सीएचए से कलेक्ट करना ना भूलें। फ्रेंड्स इसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। गुड्स किस कंट्री का है ये इसका प्रूफ होता है, और ये आपको बड़ी आसानी से चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मिल जाएगा। अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबरशिप ले रखा है तो आपको थोड़े कम फीस लगते हैं, अदरवाइज फीस थोड़ी ज्यादा होती है। वैसे तो कहा जाए इसकी फीस ही थोड़ी कम होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से बहुत इजी वे में ये ले सकते हैं। उसके बाद बिल ऑफ लेडिंग या फिर एयरवे बिल या लॉरी रिसीप्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है फ्रेंड्स, क्योंकि इसके बेसिस पे ही आपका जो बायर है वो गुड्स को रिसीव करता है। तो इसे बड़े केयरफुली आप कैरी करें, क्योंकि ये आपको भेजना होता है कुरियर के थ्रू आपके बायर के पास, और वो इसे क्लेम करता है। इसमें
ऑनरशिप ऑफ गुड्स और बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। एक्सपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट, फ्रेंड्स ये सबसे लास्ट कंफर्मेशन होता है एक्सपोर्ट का, जो शिपिंग एजेंट विद इन 7 डेज कस्टम में सबमिट करवाता है। इसके बाद कई सारे ऐसे टेस्टिंग है, जैसे थर्ड पार्टी अगर बायर ने इसकी रिक्वायरमेंट डाला हुआ है तो आपको ये इंस्पेक्शन करवाना पड़ेगा आपके गुड्स का, और फिर आपको सबमिट करवाना होता है बायर के पास। अगर आप केमिकल या फिर मेडिसिन में डील कर रहे होते हैं तो आपको टेस्टिंग रिपोर्ट फॉर एनालाइज भी सबमिट करवाना होता है। बात कर लेते हैं फ्रेट फॉरवर्डर की। ये एक टिकटिंग एजेंट जैसा काम करता है, जो आपको फ्रेट देता है आपके गुड्स की। उसके बेसिस पे आप प्राइस देते हैं, कोटेशन देते हैं अपने बायर को। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको ये फॉलो करने होते हैं। फ्रेंड्स अब हम जान लेते हैं मोड ऑफ शिपमेंट के बारे में। ये 4 तरह का हो सकता है, सी, लैंड, एयर या फिर मल्टी मॉडल। तो आप देख लें आपकी जरूरत के हिसाब से कौन सा आपके लिए बेटर है, आप वहां से बिजनेस करें, अपने गुड्स को भेजें या फिर मंगवाएं। ठीक इसी तरह से 4 तरह के आइटम भी होते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। पहला आइटम जो कंप्लीटली फ्री होता है, आप इसे बड़ी आसानी के साथ एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ये 100% फ्री होता है। अमूमन 96% ऐसे ही गुड्स होते हैं जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा आता है फ्रेंड्स रिस्ट्रिक्टेड आइटम। ये रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, आप इसे बड़ी इजीली नहीं कर सकते। आपको एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करने के लिए डीजीएफटी से इसकी परमिशन लेनी होती है, फिर आप इसे कर सकते हैं। तीसरा आता है प्रोहिबिटेड आइटम। ये बैंड होता है, आप इसे नहीं कर सकते हैं, तो इसे आप रहने ही दें। फोर्थ आइटम होता है स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेज। ये स्पेशल कैटेगरी में आता है, जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के तहत ही इसको भेज सकते हैं, तो आप इसे इजीली नहीं कर सकते, तो ये भी आपके लिए एडवाइजेबल नहीं होता है। फ्रेंड्स अगर आप सिर्फ एक्सपोर्ट ही करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले बायर देखना पड़ेगा, उसकी क्रेडिबिलिटी को चेक करनी होगी, और मेथड ऑफ पेमेंट और इनकोटर्म्स के तहत आपको नेक्स्ट प्रोसेस करना होगा। लेकिन अगर आपको इंपोर्ट करना है तो ठीक वैसे ही आपको एक सेलर देखना होगा या फिर सप्लायर को फाइंड आउट करना होगा, मेथड ऑफ पेमेंट के ऊपर और प्रॉपर इनकोटर्म्स के ऊपर फिर आपको डील करनी होगी। बहुत सारे ऐसे गेटवे बने हुए हैं जहां से आप ये सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं, बायर को या फिर सेलर को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन है, ट्रेड फेयर है, अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर खुद पर्सनल विजिट करके आप डिस्कशन कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो। फ्रेंड्स जब भी हम इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं, फॉरेन ट्रेड में होते हैं, तो हमें इनको टर्म्स का ख्याल रखना होता है, यानी इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट टर्म। सारे बिजनेस इसके तहत ही होता है, जैसे FOB, XW, CIF। अभी 11 इनको टर्म्स हैं जिसके ऊपर ही काम होता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो आप इसकी नॉलेज ले लें और इसके हिसाब से फिर आप एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट करें, ताकि आपको प्रॉपर पता हो कि कौन सा इंश्योरेंस या फिर कौन सा प्राइस आपको पे करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। आप 100% एडवांस भी ले सकते हैं, पार्शियली एडवांस, डीपी में काम कर सकते हैं, CL है, या फिर आपको अगर बायर में ट्रस्ट है तो आप क्रेडिट भी दे सकते हैं। ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे डील करते हैं, कौन सा मेथड आपके लिए सेफ है, तो इसका ख्याल रखें आप। जब आपका पेमेंट आ जाता है बैंक में, तो फिर आप बैंक से BRC यानी बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट लेते हैं, उसको आप कस्टम पे सबमिट करवाते हैं और बाद में अपने बैंक से ड्रॉबैक क्लेम करते हैं। और फ्रेंड्स हाँ, 1 मंथ के बाद AP कॉपी लेना ना भूलें अपने CHA के पास से। तो इस तरह आप अपना एक एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट पूरा करते हैं। फ्रेंड्स ये तरह सारे इन्फॉर्मेशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए। बने रहें चैनल पे मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।